हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अभी की वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ग 15 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो समझिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है सबसे पहले आपको बता दें। ठीक, तो किसी भी परमाणु के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉनों का संख्या त्याग दिया जाता है या फिर वो ग्रहण करता है अपने अस्थायित्व को पाने के लिए, तो उस संख्या को, ठीक है, हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग किया अस्थायित्व को पाने के लिए, ओके, वो जितना इलेक्ट्रॉन अपने संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता था, उस इलेक्ट्रॉन के संख्या को हम धनात्मक में बताते हैं। ओके, और धनात्मक में बनाते हैं, और वही जो होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। फिर अगर आगे हम लोग बात करें कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अस्थायित्व को पाने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं, माइनस चिन्ह के साथ उसमें लिखेंगे उसके ऑक्सीकरण अवस्था को। तो चलो यहां पर समझते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था को कैसे समझा जाए। तो देखिए, हम लोगों का यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी बात कर लें, तो देखो, तो यहां पे नाइट्रोजन है 2s2 2p3, फास्फोरस है 3s2 3p3, आर्सेनिक है 4s2 4p3, एंटीमनी 5s2 5p3 और बिस्मथ है 6s2 6p3। क्लियर है? इस प्रकार से दिया हुआ है सबका। तो अब जब हम लोग यहां पर बात कर लें संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम लोगों को NH2 NP3 मिल रहा है, तो इसका बना लेते हैं। यहां पर देखो, NS में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। NP में कितने इलेक्ट्रॉन है? NP में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, NP में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो क्या क्या हो सकता है। अब जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कक्षकों में, ठीक है, जिनका जोड़ा नहीं लगा है, उन इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना संभव है, या फिर वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ जाना संभव है। ठीक है, तो 3 जगह अयुग्मन है, 3 जगह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो या तो वहां पर ग्रहण हो सकता है, अगर ग्रहण हुआ तो फिर -1, और अगर ग्रहण नहीं तो इसका त्याग हो गया तो +1। फिर दूसरी बात करें, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन के खाली जोड़े, खाली है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का अगर त्याग हो जाए तो +2, और अगर 2 यहां पर ग्रहण हो जाए तो -2। अगर तीनों को माने तो अगर 3 का त्याग हो जाए तो +3, और अगर 3 का ग्रहण हो जाए तो -3। क्लियर? तो इस प्रकार से इतना आपका ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। फिर यहां पर अगर आप बात करते हैं तो देखिए, नाइट्रोजन के लिए 2s2 2p3, ठीक है, नाइट्रोजन में 2s है और 2p है, नाइट्रोजन में 2s 2p है, और इसमें दूसरा कक्षा ही अंतिम कक्षा है। तो दूसरे कक्षा में सिर्फ s और p कक्षक होते हैं। जबकि वहीं अगर फास्फोरस की बात करते हो तो फास्फोरस में 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। क्लियर? तो मान लो कि एक इंसान है, उसके पास एक घर में 3 रूम है, पहले से वो 2 रूम में रह रहा हो, अब उसका मन करेगा तो वो तीसरे रूम में भी जाएगा। क्लियर ना? अपने तीसरे रूम में भी वो जा सकता है, ये संभव है। तो यहां उसी प्रकार से जैसे 3s2 तो और 3p3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां,
ये 3p3 है। अगर मन करेगा डी में अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने का, तो ये डी में भी ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है। तो अब कितने हैं, पहले तो 3 तक था, अब कितने, अब देखो तो 1 2 3 4 5, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर। तो चलो +3 -3 तो हो गया, तो अब +4 भी हो सकता है, 1 2 3 4, यानी +4 भी संभव है और -4 भी संभव है। क्लियर। लेकिन -4 संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो है आपका ये इतना 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अस्थायित्व इसका नहीं रह सकता। फिर बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 का ये त्याग कर सकता है, हो गया। तो कहां से कहां दिखा सकता है, तो -3 से लेकर -2 -1 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, ये 5 प्रकार के इतने प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था जो है आपका वर्ग 15 का तत्व प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, इतने प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था को यह प्रदर्शित कर सकता है, इतना संभव है। ओके, अब अगर हम लोग बात करना चाहें यहां पर, तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब यहां पर कहानी आगे बढ़ाते हैं, तो मूल रूप से ये 3 ऑक्सीकरण अवस्था हम लोगों को देखने को मिलता है, -3 +3 और +5। बाकी का जो ये बीच वाला जितना भी आपको दिख रहा है, ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम मात्रा में दिखाया जाता है। यानी ये कह सकते हो कि ये लगभग नाइट्रोजन ही दिखा पाता है, बाकी कोई अन्य सदस्य नहीं दिखा पाता है। लेकिन नाइट्रोजन के अलावे जो सदस्य हैं वो सब -3 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है और +5 भी दिखा सकता है। तो इन सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को वो प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो आइए यहां पर अब इन 3 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाओं का हम लोग यहां पर विशेष रूप से चर्चा कर लें। देखो, नाइट्रोजन के पास डी कक्षक नहीं होने की वजह से ये जो है आपका 5 वाला जो ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी +5 ऑक्सीकरण अवस्था, उसको नहीं प्रदर्शित कर सकता। अब क्यों नहीं करेगा तो उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले -3 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें अगर हम लोग, -3 ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात कर रहे हो, तो यहां पर देखो हम लोग पढ़े हैं भौतिक गुण में, या फिर हम लोग पढ़े कहां पे, तो हम लोग पढ़े परमाणविक गुण में ये पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो घटता जाता है और विद्युत धनात्मकता बढ़ता जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो घटता जाता है नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो वर्ग में ऊपर से नीचे घटती जाती है। तो नाइट्रोजन से अगर हम लोग बिस्मथ तक जाएंगे, ठीक है, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाएंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, घटती जाएगी। और यहां पर -3 बोला जा रहा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता यहां पर घट रही है। ओके, तो आइए अब समझे। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर घट रही, मतलब -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की क्षमता भी घट रही होगी। क्लियर है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर -3
ऑक्सीकरण अवस्था -3 ऑक्सीकरण अवस्था की अस्थायित्व घटता जाता है। ठीक है, वर्ग में नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता और साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो घटता जाता है। क्लियर है? यही आपका रीजन होगा। अब दूसरा हम लोग यहां पर बात कर लें +3 ऑक्सीकरण अवस्था की +3 ऑक्सीकरण अवस्था की अगर हम लोग बात कर ले यहां पर तो समझना कि इसके लिए वर्ग में नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर अस्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, अस्थायित्व जो इनका होता है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कारण क्या है? तो आपको हम कारण बता दें कि वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता घटती है। तो ये जो +3 है, ये +3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की बात की जा रही है यहां पे। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ रहा, विद्युत ऋणात्मकता घट रहा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ रहा। ठीक है ना? तो यही कारण है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बंधुता घट रहा, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की क्षमता बढ़ रही है। उसके पीछे का रीजन क्या देंगे? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ रहा और विद्युत ऋणात्मकता घट रहा है। इसी कारण से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था का दिखाने का जो क्षमता होगा, प्रदर्शित करने का जो क्षमता होगा वो बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक इनका अस्थायित्व तो बढ़ेगा। अगर सबसे ज्यादा अस्थायी पूछा जाए कि +3 कौन होगा तो बिस्मथ में होगा और नाइट्रोजन में सबसे कम होगा। फिर यहां पर बात करें हम लोग तीसरे प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था की, तो वो है हम लोग का +5 ऑक्सीकरण अवस्था। +5 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें अगर हम लोग यहां पर, तो आपको हम बता दें कि वर्ग में नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर, नाइट्रोजन तो दिखाएगा ही नहीं, फास्फोरस से बिस्मथ तक जाने पर अस्थायित्व घटता है और बिस्मथ जो है वो दिखाता ही नहीं है +5 ऑक्सीकरण अवस्था। तो क्या कारण रहा इसके पीछे का? ओके, तो आखिर क्या कारण रहा कि ये घट रहा है? क्योंकि +5 है, त्यागने की क्षमता तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है, तो यहां भी त्यागने का क्षमता ही बात कर रहा। तो त्यागने का क्षमता तो वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ रहा क्योंकि परमाणु आकार बढ़ रहा, तो यहां भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा। तो क्यों नहीं बढ़ा? कारण क्या रहा आखिर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटने का? यहां बढ़ना चाहिए था लेकिन घट गया, तो क्यों घटा? तो आइए कारण को समझते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, इसका ले लीजिएगा आप लोग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए, देखिए आप जब वर्ग में आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो देखिए, तो आर्सेनिक में 3D आ गया, एंटीमनी में 4D आ गया, यहां 4F आ गया, और D और F जो होता है कक्षा, देखो ये हो गया आपका परमाणु का केंद्र, नाभिक हो गया, प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा और चौथा कक्षा। ठीक,
4 कक्षाओं को लेकर अभी चल रहे, चलो एक 5वां कक्षा भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो सभी जगह इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी जगह इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से। देखो डी का जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। डी कक्षक जो आ जाते हैं, समझो एक इस प्रकार से संरचना होती है डी में। ओके, तो डी में जब इस प्रकार से संरचना होती है तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन कुछ इन्हीं दिशाओं में उपस्थित होता है, ऐसे इन कक्षाओं। ठीक है, यहां नाभिक से एक आकर्षण बल निकलता है जो बाहर में उपस्थित, बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। और अंदर वाले कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अंदर वाले कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है। नाभिक से निकलने वाला जो बल होगा वो बाहर भी इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ बांधना चाहेगा। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन नाभिक के बल को अपने पास ज्यादा रखना चाहेंगे। क्यों रखना चाहेंगे? क्योंकि उनको उस बल की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं लाइन से हम लोग 5 लोग बैठे हों, अब पैसा दिया गया, तो जो आगे वाला होगा वो क्या करेगा? पहले चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा रख लें, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा रख लें, पीछे वाले के पास नहीं जाने दे, क्योंकि पैसे का चाहत है, उसको पैसे का जरूरत है। वही बात यहां पर है कि नाभिक से निकलने वाला जो बल है इस बल को यहीं पर रोकना चाहेगा। ठीक है, यहीं पे रोकना चाहेगा, बाहर नहीं जाने देना चाहेगा। और बाहर में जो उपस्थित हैं वो क्या है? यहां पर देखिए तो एस में और पी में, 5वां कक्षा चलो अभी मिटा ही देते हैं, एस में और पी में। तो एस जो होता है वो चारों तरफ होता है, एस के इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं, गोल पूरा जो होते हैं, एस के इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा गोल रहते हैं। और पी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पी वाले इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित दिशाओं में होंगे, इस प्रकार से। पी के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होंगे और एस के इलेक्ट्रॉन इन सभी जगहों में ऐसे फैला हुआ होगा, कहीं भी पाया जा सकता है, क्योंकि एस का आकार गोलीय होता है और पी का आकार इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, तो पी के इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित दिशाओं में हो सकते हैं, जबकि एस के इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में हो सकते हैं। तो यहां नाभिक से जो निकलने वाला बल होता है उस बल को ये अंदर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खुद के पास रोकना चाहते हैं। ठीक है, खुद के पास उनको रोकना चाहते हैं और ये रोकने में सफल भी होते हैं। जैसे यहां से अगर बल निकला तो यहां पे ये रोक लेगा, यहां पे ये रोकेगा, यहां पर ये रोकेगा, ऐसे रोक लेगा सभी जगहों पे। लेकिन मान लो यहां से निकला तो वो तो नहीं रोक पाओगे, यहां से बल निकला उसको नहीं रोक पाएगा, यहां वाले को नहीं रोकेगा, यहां को नहीं रोकेगा, यानी ये जो बीच से निकल गया उस बल को तो नहीं ना रोक पाएगा। और जो बीच से बल निकला तो बीच से जो बल निकला उसमें क्या पड़ेगा? एस का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पकड़ा जाएगा। ये जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन सभी जगह उपलब्ध, गोलीय हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। तो एस का इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। और एस का इलेक्ट्रॉन जब नाभिक से आकर्षित तो नाभिक उसको अपनी तरफ मजबूती से बांध लेगा। ठीक है, नाभिक उसको अपनी तरफ मजबूती से बांध लेता है और बांध लेगा तो फिर वो आसानी से यहां से मुक्त नहीं हो सकता है, यानी उसका त्याग नहीं कराया जा सकता है, वो अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। त्याग ही नहीं होगा तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। ठीक है ना, वो अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। लेकिन समझिएगा P के जो इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित दिशा में, जैसे 4p का इलेक्ट्रॉन तो निश्चित दिशा में यहां पे, तो यहां से बल आया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रोक लिया तो यहां पे नहीं जा पाएगा, यहां से बल आया इसको रोक लिया, P पर नहीं पहुंच पाया लास्ट में। तो P के जो इलेक्ट्रॉन है जो कुछ निश्चित दिशाओं में होते हैं, इस वजह से P के इलेक्ट्रॉन को
नाभिक आकर्षित नहीं कर पाता है मजबूती से, लेकिन s के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ वो आकर्षित कर लेता है और उसको बांध लेता है अपने बल से, आकर्षण बल से, जिस वजह से s के इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध नहीं होते। और चूंकि हम लोग पास कुल कितने हैं, 5, तो 5 में से 2 तो नाभिक की ओर बंध गया, तो सिर्फ 3 ही त्याग हो सकता है। और यही कारण है कि +5 जो है वो संभव नहीं हो पाता जब वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, उनका स्थायित्व तो घटता है, क्योंकि 4f आ गया, 5d आ गया, d आ गया, d, और d का जो रोकने का क्षमता होता है वो बहुत ही कम होता है। इस वजह से s के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अंतिम कक्षा में जो उपस्थित s के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बंध जाते हैं और अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी प्रक्रिया को अक्रिय युग्मन प्रभाव, अक्रिय युग्मन प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसी को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके ना, ये हम लोग का इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है, अक्रिय युग्मन प्रभाव। और इसी वजह से वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो D और F कक्षक की उपस्थिति के कारण अंतिम कक्षा में उपस्थित जो S के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से मजबूती से बंध जाते हैं और इसी कारण फिर वो अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं और उनका त्याग आसानी से नहीं हो पाता है। ठीक है, और इस कारण सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं अभिक्रिया के लिए, और ये सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था को दिखा पाते हैं, +5 को नहीं दिखा पाते। ठीक है, तो ये रहा कारण उसके पीछे का, अक्रिय युग्मन प्रभाव। क्लियर है? ओके, तो ये हम लोग का आंसर हो गया और ये हम लोग का वर्ग 15 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था और उनका अस्थायित्व का चर्चा। क्लियर? हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बातें हैं और जितना भी ब्रॉड लेवल पर हम लोग को पढ़ना है उन सभी बातों को आपको हम यहाँ पर समझा दिए ऑक्सीकरण अवस्था के लिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे अलग अलग यौगिकों के बारे में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।